हर टेस्ट के पहले हमें कम से कम कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ के जानी चाहिए एग्जाम देने के पहले? जब भी आप टॉपिक रिवाइज करने बैठेंगे तो पहले वो मेन पॉइंट को देखेंगे, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि सर हाउ टू कवर बैकलॉग। हम बैकलॉग कैसे कवर करें सर? बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। सभी बैकलॉग को बराबर का इंपॉर्टेंस नहीं देना है, प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले क्या कवर होना चाहिए। रटने से ज्यादा बेहतर होता है एक्टिव रिकॉल। प्लांट फिजियोलॉजी से अक्सर 5 से 9 क्वेश्चन का रेंज होता है। बिल्कुल। तो बच्चे ये ना सोचे कि पिछले साल 5 आए तो इस साल भी 5 ही आएंगे। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर दिलीप अरोड़ा और मैं आपका एमकेजी सर मोस्ट वेलकम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उनमें से जो मेन क्वेरीज हैं उनको आज हम रिजोल्व करने जा रहे हैं। बच्चों क्वेरी आती है कि सर एग्जाम में जाने के पहले हमें कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम एनसीईआरटी को रिवाइज करें और किस तरह एनसीईआरटी को हम मेमोराइज करें। और बच्चों का सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि बैकलॉग कैसे कवर करें। और दूसरी बात, जो स्कोर कर रहा है 300 के तक पहुंच चुका है, उसको रहता है कि 360 तक कैसे पहुंचूं, 300 से 360 तक कैसे पहुंचूं। बच्चों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। इसलिए अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा, परमानेंट, मैं गारंटी करता हूं। वीडियो लास्ट तक देखना है। बिल्कुल बच्चों। सर, कल मैं कुछ बच्चों से मिला था जी। मेरे पास उन्होंने एक लंबी लिस्ट दे दी कि सर हमारी मदद करो, ये हमारे डाउट हैं, इनके लिए कुछ सोल्यूशन बताओ। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि एक एक करके हम वीडियो के फॉर्म में ये सोल्यूशन आपको दे देंगे। ओके सर। तो पहला सवाल सर उनका ये था कि हर टेस्ट के पहले हमें कम से कम कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ के जानी चाहिए एग्जाम देने के पहले? ओके सर। बच्चों, यदि आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो पहले तो आपको क्लास के नोट्स पढ़ने हैं। सर ने जो भी नोट्स बनवाए हैं उन नोट्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का कम से कम 3 बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप यदि 3 टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे, एग्जाम में सिली मिस्टेक करके आएंगे। और 3 बार यदि रिवीजन कर लिया तो मान के चलना सिली मिस्टेक होने के चांसेस 0 हो जाएंगे बच्चों। तो इसलिए कम से कम 3 बार आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाना है। आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ में जाएंगे तो एग्जाम अच्छा करके आएंगे। बच्चों, यदि एक बहुत बड़ा आईएएस लेवल का अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी जब जज के कोर्ट में पहुंचता है तो जज के कटघरे में जब वो सामने खड़ा होता है वो भूल जाता है कि मुझे क्या बोलना है। बिल्कुल। क्योंकि टेंशन की वजह से सब चीज भूल रहा है। तो रिलैक्स होके जाइए, आप टेंशन लेके मत जाइए। आप ये सोच के जाइए कि मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना टेंशन फ्री रहेंगे, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे बच्चों, मान के चलिएगा। बिल्कुल सर। तो बच्चों सुन लिया। सर, दूसरा सवाल उनका ये था जी सर। कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो उनका सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, मेमोराइज करना है, ये बताइए आप। सर, मेमोराइज करने के लिए बच्चे एक काम कर सकते हैं। बच्चों, मार्केट में छोटी छोटी पॉकेट डायरी आती है, स्पाइरल बाइंडिंग वाली छोटी छोटी पॉकेट डायरी आती है। आप पॉकेट डायरी परचेज करिए। उन पॉकेट डायरी के अंदर आपको एग्जाम्पल बेस्ड चीज़ें लिखनी है। जैसे हम बात करें मॉर्फोलॉजी की तो प्लेसेंटेशन के जो भी एग्जाम्पल है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, उनके जो भी प्लांट के एग्जाम्पल उसमें नोट करिए। ऐसी एस्टिवेशन के एग्जाम्पल आपने नोट कर लिए, साइंटिस्ट के नेम आपने उसमें नोट कर लिए, मेन डेट्स जिसमें डिस्कवरी हुई है वो आपने नोट कर लिए। तो छोटी छोटी पॉकेट डायरी बनाएं हर एक टॉपिक की। कोई बात नहीं, 10 डायरी बनती है, 20 डायरी बनती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप फ्री होंगे उन पॉकेट डायरी को आप रिवाइज करेंगे। इवन इवनिंग के टाइम जब आप इवनिंग वॉक कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो पॉकेट डायरी आपके हाथ में है। आपने चलते चलते 2-5 पॉइंट देख लिए, 2-5 पॉइंट याद हो गए आपको। सही है सर। या कभी ट्रेन में जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, बच्चे सोचते हैं कौन इतनी बड़ी बुक निकाले एनसीईआरटी की, तो अपनी पॉकेट डायरी आपने पॉकेट से निकाली और ट्रेन में बैठ के पूरी डायरी रिवाइज कर ली आपने। तो पॉकेट डायरी बनाएं, वो एक शॉर्ट नोट का काम करेगी।
और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है? बच्चों फर्स्ट टाइम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़िए जैसे कि आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, गो थ्रू हो जाइए एक बार। सेकेंड टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सपोज एक पेज पर 40 लाइन्स एनसीईआरटी की है, तो 20 लाइन्स को आप पेंसिल से मार्क कर दीजिए जिसमें आपको लग रहा है कि ये लाइन्स मुझे नेक्स्ट टाइम भी पढ़नी है। 20 लाइन तो आपको याद है, 20 लाइन नेक्स्ट टाइम पढ़नी है, उनको आपने पेंसिल से मार्क कर दिया। जब आप नेक्स्ट रिवीजन करने बैठेंगे तो वो 20 लाइन ही पढ़नी है आपको, 40 लाइन्स नहीं पढ़नी है। तो आपका टाइम आधा हो गया। आपने 20 लाइन्स पढ़ी, लेकिन फिर भी लगा ये 10 लाइन्स ऐसी हैं जो मुझे नेक्स्ट रिवीजन में पढ़नी है, तो आपने उनको ब्लू कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट रिवीजन जब करने बैठेंगे आप तो 10 लाइन्स ही आपको पढ़नी है, तो आपका टाइम 25% रह गया। आपने 10 लाइन्स पढ़ी, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये 5 लाइन ऐसी हैं जो मुझे और भी अच्छे से देखनी है, ये लाइन मुझे भी याद नहीं हुई है, तो आपने हाईलाइटर से उसे हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट रिवीजन में वो 5 लाइन ही आपको पढ़नी है, आपको पूरी 40 लाइन्स नहीं पढ़नी, तो उससे आपका टाइम बचेगा। तो रिवीजन के एक प्लान सेट करें इस तरह का कि पहली बार में पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, पहली बार के अंदर आपको गो थ्रू हो जाना है, नॉवेल की तरह पढ़ना है। सेकेंड टाइम में आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, थर्ड टाइम में रेड पेन से अंडरलाइन कर देना है, और फोर्थ रिवीजन में आपने उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। एग्जाम जब देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको हाईलाइटर वाले पॉइंट ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही पॉइंट डिफिकल्ट है, मुझे लास्ट तक याद नहीं हुए थे, तो 5 पॉइंट ही देखने 40 लाइन में से, तो इस तरह आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। टाइम बचे तो रेड पेन वालों को देख के जाइएगा। एक तरीका तो ये है बच्चों। और जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जो भी मेन पॉइंट आपको लगता है उसकी समरी तैयार कर लीजिए। बुक के साइड में ही आपने समरी में लिख लिया, शॉर्ट में लिख लिया वहाँ पे। बिल्कुल एनसीईआरटी के जो मार्जिन बचे, यस, एनसीईआरटी के जो मार्जिन बचे होते हैं सर, उसी में बच्चे लिख लेते हैं। सही। तो वहाँ आपने लिख लिया। जब भी आप टॉपिक रिवाइज करने बैठेंगे तो पहले वो मेन पॉइंट को देखेंगे, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और लास्ट में जो समरी दे रखी होती है वो समरी को भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। बच्चों हर एक डायग्राम आपको बायो में देखना है, हर एक टेबल बहुत अच्छे से देखनी है, डायग्राम की लेबलिंग कहाँ पर किस तरह की हुई है वो लेबलिंग बहुत अच्छे देखनी है, टेबल में सब कुछ देखना है, ईयर भी देखना है आपको, वो भी अच्छे से देखना है। और लास्ट में जो समरी है उस समरी को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है। कई बार क्वेश्चन समरी से पूछ लिया जाता है। और हर एक टॉपिक के आगे साइंटिस्ट के बारे में एक पेज दे रखा होता है, बिल्कुल, उसे भी आपको रीड करना है। बच्चे से छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डार्विन और 20वीं सेंचुरी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अर्नस्ट मायर, तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर इस तरह रिवीजन का प्लान बच्चे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, क्लियर हुआ। सर ने सारी चीज़ें बता दी आपको एनसीईआरटी कैसे क्लियर करनी है, कवर करनी है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें, एमसीक्यूज़ लगाएं, पीवाईक्यूज़ लगाएं, जो गलतियां हुई हैं उनको चेक करें, उसके लिए एनसीईआरटी में वापस जाएं, जो गलतियां हुई हैं उनको एनालाइज करें, है कि नहीं बच्चों? तो ये हो गया सर, बढ़िया है ये तो बच्चों के लिए। सर बच्चों के माइंड में एक और चीज़ आती है कि सर हाउ टू कवर बैकलॉग, हम बैकलॉग कैसे कवर करें? सर बैकलॉग बढ़ता जा रहा है लेकिन कवर नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे कवर करें सर? ये सर बच्चों का बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा इशू है सर। मैंने सर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के बेस पर बताऊंगा कि मैंने लगभग 4-5 जो टॉपर्स थे, मानता हूं उनके बैकलॉग नहीं होते, लेकिन कभी ना कभी किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से बैकलॉग होता है। तो मैंने बात कर रखा है बैकलॉग पर उन बच्चों से, उन्होंने जो सजेस्ट किया मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके बैकलॉग कवर करने में। बच्चों बैकलॉग रैंडम नहीं तैयार करना होता। पहला काम करें, लिस्ट बनाएं बैकलॉग में क्या क्या टॉपिक है। बिल्कुल सही है, लिस्ट बन गई। अब सभी बैकलॉग को बराबर का इंपॉर्टेंस नहीं देना है, प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले क्या कवर होना चाहिए। तो प्रायोरिटी 2 बेसिस पर सेट करनी चाहिए। पहला, हाई वेटेज वाले टॉपिक पहले करने, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे हम उन्हें हाई वेटेज बोल रहे हैं, वो टॉपिक पहले बैकअप कवर करना है। दूसरा, कोई टॉपिक करंट आपके क्लास में चल रहा है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक आपका बैकलॉग है तो उसको कवर करना है।
पहले वो कवर करो ताकि जो आज चल रहा है वो भी आपको समझ में आए। तो प्रायोरिटी सेट हो गई कि पहले हमें क्या कवर करना है, फिर क्या कवर करना है। जैसे केमिस्ट्री में सर मुझे याद आ रहा है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, वो बेस है पूरे। तो भाई अगर केमिकल बॉन्डिंग आपकी बैकलॉग है तो आगे उसे करो, इसके बाद ही आगे का समझ में आएगा। बिल्कुल, पूरा बेस उससे बनता हाँ, है। या बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अगर आपके छूट गए हैं तो आगे वो कवर करो, फिर आगे समझ में आएगा। तो जो कोरिलेटेड टॉपिक है वो बैकलॉग बच्चों पहले कवर करना चाहिए। तो ये तो लिस्ट बन गई कि पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। फिर आप एक रिजिड शेड्यूल बनाए। रिजिड शेड्यूल से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपके पास जितना भी ड्यूरेशन है पढ़ने का, 8 घंटे 9 घंटे क्लास के टाइम को छोड़कर जितना भी निकलता है आपके पास, तो उसमें क्या करना है, रोज 2 से 3 घंटे बैकलॉग को देना है। करंट, बाकी टाइम पर करंट टॉपिक कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बैकलॉग के चक्कर में करंट बर्बाद कर दे तो एक नया बैकलॉग तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साइंटिफिक टर्म में बोलूं तो एक रूल होता है 70-30, मतलब 70% टाइम आप करंट टॉपिक को दें, 30% टाइम आप अपने बैकलॉग को दें। बिल्कुल सर। ये ड्यूरिंग द वीकडेज है। लेकिन अचानक कोई छुट्टी आ गई या संडे तो है, तो उस समय मैक्सिमम टाइम आपको बैकलॉग देना चाहिए बच्चों, बैकलॉग के लिए देना चाहिए। जैसे कि पूरी सुबह बैकलॉग को दे दी या फुल आफ्टरनून बैकलॉग को दे दी। तो मतलब छुट्टी वाले दिन मैक्सिमम ड्यूरेशन अपन को यूज करना है बैकलॉग के लिए। मतलब बच्चों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को ये करना है कि जो क्लास में चल रहा है उसे पहले कवर करें, बिल्कुल, बाद में बैकलॉग पे जाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब बैकलॉग के चक्कर में जो क्लास में चल रहा है उसे मिस नहीं करें, नहीं मिस करना है। बच्चे यही गलती कर जाते हैं सर। बिल्कुल बच्चे। सर, वही है। तो नया बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल, नया बैकलॉग क्रिएट कर तो लेते हैं। एक तो पढ़ने की बात होगी, और बच्चों को मैं ये भी बोलूंगा, जैसे मैंने बोला शेड्यूल सेट करें, लेकिन जो गोल है बच्चों बड़े सेट ना करें। अचीव होने लायक पहले छोटे छोटे गोल सेट करें, वो अचीव होंगे, खुशी होगी, आप मोटिवेट होगे और आगे बढ़ोगे कि और करें। जब आपको लगे ये टॉपिक मैंने बैकलॉग कर लिया है, अब उसके एमसीक्यू और पीवाई, पढ़ना इज नॉट बैकलॉग कवर करना। आप उनके एमसीक्यू करें, पीवाईक्यू करें, और जहां जो दिक्कत आ रही है टीचर से जाकर डाउट पूछे, टीचर से तुरंत डाउट पूछे, या आपका कोई दोस्त है उससे पूछ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली टीचर से पूछे कि ये दिक्कत आ रही है। ये भी हो गया अब आपका बैकलॉग। अब अंत में जब ये बैकलॉग कवर कर लिया तो अब रेगुलर रूटीन में जैसे नॉर्मल टॉपिक रिवाइज करते हैं ना, वैसे ही इस टॉपिक को भी रिवाइज करते रहें, ताकि जो चीज आपने पढ़ी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाए। होप बच्चों ये आपको समझ में आया है और ये आपकी बहुत मदद करेगा बच्चों। तो ये है सर बैकलॉग कवर करने का तरीका। सर कई बच्चों को देखा है मैंने, जब टेस्ट देके आते हैं, हाँ जी सर, टेस्ट देके आने के बाद वो ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ा त्योहार आ गया साहब, बहुत बड़ा मैदान मार के आ गए हम, और वो टाइम खराब कर देते हैं। हाँ बिल्कुल कर देते हैं। टेस्ट के बाद का टाइम सर यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल 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 करना चाहिए सर। बैकलॉग के लिए मैं तो ये भी बोलूंगा बच्चों को कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये जो टाइम एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं वो टाइम भी बैकलॉग कवर करने में करो, तो बैकलॉग जल्दी कवर हो जाएगा सर। जल्दी कवर हो जाएगा, बिल्कुल सही। मानता हूं मैं, टेस्ट देकर आए हो, सेलिब्रेट करो, 2-3 घंटे आप निकालो, खूब इंजॉयमेंट करो 2-3 घंटे, लेकिन इसके बाद बैक टू द वर्क, ऐसे होना चाहिए। जी सर। सर बच्चों का ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्कोर मोर देन 300 मार्क्स। अरे ये तो अभी परसों मुझे एक बच्चा सच में मिला था कि उसने मुझसे बोला कि सर अभी तक ना मेरे 250 से ऊपर कभी नहीं आते थे, इस बार मैं 312 लेकर आया हूँ। इतना खुश पैर और छू रहा था। मैं बोला नहीं, बोले सर अब मैं 310 के ऊपर कैसे जाऊँ। मैंने बोला जो बताया था ना यही फॉलो कर, यही तुझे 360 की तरफ लाएगा। तो बच्चों आपको भी बताता हूँ, पहली चीज तो सर ने जो बोली वो करनी है। एनसीईआरटी को एक पवित्र ग्रंथ मानना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। सर ने बोला मिनिमम 3 बार पढ़ो, हाईलाइटेड करके रखो, चीज़ों को मार्जिन में शॉर्ट नोट्स बना के रखो, कोई पीवाईक्यू पहले उस टॉपिक से आया है और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो तो लिख लो। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े, समरी एंड ऑल दैट, जो सर ने बोला वो फॉलो करना है। पढ़ के जाएंगे तभी स्कोर अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर, सही है। और जो बच्चों आप लोग ये पढ़ते हो ना, इसको एक्टिव रिकॉल करना होता है।
एक्टिव रिकॉल से मेरा मतलब है आपने पढ़ लिया, आपको लगता है मुझे तैयार हो गया। रट्टा मारने की जगह आप लिखकर या बोलकर, कमरे में टहल रहे हैं, बोलना शुरू कर दिया, मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या याद है ना, या आईने के सामने खड़े हो गया बोल दिया। नहीं है तो किसी दोस्त को पढ़ा दो। वो रटने से ज्यादा बेहतर होता है एक्टिव रिकॉल। किसी को पढ़ा दो वही टॉपिक, या बोल लो या लिख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी एग्जाम हॉल में। पहली चीज तो इनको एक्टिव रिकॉल करना चाहिए। जो टॉपिक इन्होंने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए बायो में आज इन्होंने कुछ पढ़ा है, उसे आज पढ़ा है, कल 3 से 4 बार उनको एक्टिव रिकॉल और करना चाहिए। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं, कोचिंग से जा रहे हैं, जब रिकॉल करेंगे ना तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलेगी। इमेजेस के फॉर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में होगी। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे फटाक से इमेज आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मतलब ये होगा। फिर वहां डाउट ये नहीं होगा कि 1 है कि 3 है, फिर 3 है तो मतलब 3 है। तो एक तो एक्टिव रिकॉल की आदत डालनी चाहिए। एक चीज मैंने उस बच्चे को ये बताई थी। दूसरा मैंने बताया था घर में जो भी क्वेश्चन करे वो टाइमर लगाकर ही करे जी। बच्चा क्या करता है, 3 से 4 हफ्ते में टाइम के बाउंडेशन में जाके परफॉर्म करने जाता है, 3-4 हफ्ते में एक बार। और टाइमर लगाकर अगर रोज करेगा तो उसकी आदत बनी रहेगी वो टाइम बाउंडेशन काम करने की। 4 हफ्ते में एक बार जाता है तो टाइम के अंदर रहकर उसे काम करना प्रेशर फील होता है, लेकिन रोज करेगा तो वो प्रेशर फील नहीं होगा, उसको आदत बन जाएगी, वो इम्यून हो चुका होगा कि अरे ये तो रोज की बात है, वो कोई नया काम थोड़ी ना है। तो ये आदत बन जाएगी और इससे स्पीड भी बढ़ जाएगी बच्चों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दूसरा काम टाइमर लगाकर ही हर तरह के क्वेश्चंस करें। सही है। अब 2 बात हो गई। अब एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। एग्जाम हॉल में सर बच्चों को अगर बायो, बच्चा अपने मन से सेट करे कि उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या करनी है। अगर वो बायो करता है तो बायो को उसे हर हाल में 40 से 50 मिनट में कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ताकि केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए टाइम मिल जाए। बिल्कुल सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हड़बड़ी मचा दे। फास्ट पढ़ना है लेकिन ध्यान से पढ़ना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन सर कम से कम 2 बार पढ़ें। बिल्कुल सर, मैं बोलता हूं बच्चों को कि जो बड़े क्वेश्चन है उसे तो आप एक बार पढ़ लो, आंसर आ जाएगा आपका। जो आसान क्वेश्चन है सिली मिस्टेक वहां होती है, वही होती है। और सिली आसान क्वेश्चन अगर है तो ये क्वेश्चन तो 1 या 2 लाइन का होगा, अलॉन्ग विथ 4 ऑप्शन। 4-5 सेकंड ज्यादा लगेगा, 2 बार पढ़ ले भाई, फिर आंसर लगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैंने उसको बताया था, उसने किया इस बार कि आसान क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा फिर आंसर लगाया। एक स्ट्रेटजी ये रखनी है। दूसरा, पढ़ते समय ध्यान रखें, पेंसिल रखें, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, नॉट इनकरेक्ट एक नया ट्रेंड है, नॉट इनकरेक्ट बच्चा फंस जाता है, नॉट इनकरेक्ट। पेंसिल से अंडरलाइन करें, ओनली लिखा है, जनरली लिखा है, इन चीजों को हाईलाइट करें, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो जब ये चीजें बच्चा करेगा और एग्जाम हॉल में जब नीट देने जाएगा, यहाँ तो एसी वाले कमरे हैं, वहां जाएगा तो पता नहीं पंखे की भी आवाज आ रही है, बिल्कुल टूटी हुई चेयर है, कुछ नहीं कह सकते सर, कुछ भी हो सकता बिल्कुल है, हो सकता है। इन्विजिलेटर आपके सामने खड़े हैं, अलग प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो ये चीज उनको हमेशा फील करती रहनी है कि मुझे अनफेवरेबल कंडीशन में भी परफॉर्म करना है। मैं बच्चों को बोलता हूँ, कोई भी पेपर हो, आगे आंख बंद करो, 10 से 15 बार, नाक से इनहेल करो, मुंह से एक्सहेल करो, 10 से 15 बार, पूरा ब्रेन शांत होगा, आप आराम से पेपर करो। जितनी बार आप डिस्टर्ब हो रहे हो अपने पेपर करते समय, गड़बड़ लग रही है, उतनी बार करो, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा सर, और 300 प्लस पक्का स्कोर करेगा सर। इसलिए हम कैरियर बिल के अंदर हाँ जी सर, बच्चे को वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं टेस्ट के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम साल भर में उसके 40 से 50 टेस्ट ले लेंगे बच्चे के, बिल्कुल सर। 40 से 50 बार वो सेम एनवायरनमेंट फील करेगा, और सर जो ये एनवायरनमेंट एग्जाम में होता है। बिल्कुल। और सर ये भी तो है, हम तो चैप्टर वाइज भी टेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल, चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं, चैप्टर वाइज भी भर भर के क्वेश्चन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे को हर चैप्टर से भर भर के ठूस ठूस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। और सर हाई वेटेज टॉपिक सर आप ये बच्चों को एक बार बता देते हैं जी। ये 11th है बच्चों, एनसीईआरटी मेरे हाथ में है। 11th एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड से नीट 25 में 12 क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे। काफी क्वेश्चन है। बिल्कुल सर।
स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एनिमल मतलब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से 8 क्वेश्चन आए साहब। बिल्कुल। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 9 क्वेश्चन आए। बहुत इंपॉर्टेंट सेल से टॉपिक 9 है, क्वेश्चन आए साहब। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी से 5 क्वेश्चन आए। और सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, प्लांट फिजियोलॉजी से अक्सर 5 से 9 क्वेश्चन का रेंज होता है। बिल्कुल तो होता बच्चा ये ना सोचे कि पिछले साल 5 आए तो इस साल भी 5 ही आएंगे। यस। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चन आए। सर ये 12th का है ना? 12th का हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पता चल जाए बच्चों को, उस हिसाब से पढ़ेंगे ये। 12th वाले टॉपिक में रिप्रोडक्शन से 10 क्वेश्चन आए 25 के अंदर। 10 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से। जेनेटिक्स एवोल्यूशन से 12 क्वेश्चन। जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, बच्चों ध्यान करिएगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 7 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन। हमेशा ज़्यादा आते हैं बायोटेक। बायोटेक का बहुत वेटेज है। और इकोलॉजी से 8 क्वेश्चन आए हैं, तो हर साल इकोलॉजी से 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सर, मैं तो बच्चों को क्लास में बोलता हूँ जी सर। बायोटेक इज बीटी एंड बीटी इज भारत टुमारो। बायोटेक से क्वेश्चन ज़्यादा क्यों होते हैं? छोटे छोटे चैप्टर हैं। क्योंकि बायोटेक जैसे आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी को शॉर्ट में बोलते हैं इंडिया टुडे। यस। अब बायोटेक इज बीटी बोलता हूँ मैं उसे। बीटी मतलब भारत टुमारो, तो भारत का भविष्य है बायोटेक। बिल्कुल। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं, बच्चा ज़्यादा फोकस करके इनको पढ़े। यस सर। है ना? तो ये बच्चों तो ध्यान रखिए, ये हमने सर आज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जी सर। ऐसे सेशंस हम लाते रहेंगे बच्चों। और एक चीज लास्ट में जोड़ूंगा बच्चों में कि जब अपन टेस्ट दे लेते हैं ना, इसके बाद जैसे सर बोल रहे थे मौज मस्ती की करी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों टेस्ट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक आप अपने पेपर की एनालिसिस नहीं करते। यस। वैसे मैंने अपने बच्चों को एक पीडीएफ दे रखा है, मेरा पेपर मेरी मिस्टेक। उसमें मैंने बच्चे को दे रखा है और बच्चे करते हैं। उसमें पीडीएफ में क्या है कि बच्चा वहां लिखा होता है क्वेश्चन नंबर, सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर, कौन सा गलत हुआ, किस वजह से गलत हुआ, कॉन्सेप्चुअल एरर। यस। और कॉन्सेप्चुअल एरर के 3-4 कैटेगरी हैं कि क्यों हुआ, वो कौन सा वाला कॉन्सेप्चुअल एरर। सिली मिस्टेक तो किस तरह का सिली मिस्टेक। यस सर। अटेम्प्ट नहीं किया तो किस वजह से नहीं किया। तो ये एक पीडीएफ बना रखा है मैंने, मेरा पेपर मेरी मिस्टेक। इसके बाद बॉटम में मैंने ये भी दिया प्रीवियस में कितने मार्क्स, प्रीवियस टेस्ट में, इस टेस्ट में कितने मार्क्स, कितने निगेटिव हुए। और मैं बच्चों को बोलता हूं, मैंने वहां पर एक कॉलम और दिया है रिमार्क्स, क्या सॉल्यूशन ढूंढा आपने उसका। तो बच्चों को बोलता हूं हर टेस्ट के बाद बच्चों टीचर के पास जाओ और पूछो, सर मेरे इस टॉपिक के ये वाले क्वेश्चन गलत हुए, अगली बार जब ये क्वेश्चन आए तो मैं कैसे अप्रोच करूं, वो लिखो। अब वो एक पेज बच्चे को दीवार पे चिपका के रखनी चाहिए अगले टेस्ट तक। हर रोज नजर पड़नी चाहिए पिछले टेस्ट में मैंने ये गलती करी थी, ताकि अगली बार कोई नई प्रकार की गलती हो जाए चलेगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर ये रिहर्सल पेपर है, गलतियां तो करेंगे बच्चे। हमें बच्चों को बोलता हूं जितने तरह की गलती आप कर सकते हैं अभी कर लो, नीट में जाके कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो बच्चों सर का कहना है कि टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं कि हम रिलैक्स होके बैठ गए। टेस्ट देने के बाद टेस्ट को एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को देखना है और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी है। सर से मिलकर, अपने सब्जेक्ट वाले सर से मिलें, बातचीत करें उनसे कि सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, किस रीजन से गलत हुआ है, सर उसे और क्लैरिफाई करेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट में इस तरह की गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। और सर मैं बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं तो सारे बच्चे ही जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को वो माई मिस्टेक का पीडीएफ चाहिए होगा तो यूट्यूब पर अगर वो कमेंट करते हैं पीडीएफ करके, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि कैरियर विल टीम की तरफ से कि वो पीडीएफ बच्चों तक पहुंचे, ताकि भारत के हर बच्चे को वो मिलेगा। मैं चाहता हूं हर बच्चे को फायदा हो सर। तो बच्चों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, कैरियर विल की टीम आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देगी। बिल्कुल। और उस पीडीएफ का करना क्या है, एक प्रिंट आउट निकालो और उसके 10-15 जिरोक्स करवाओ और हर टेस्ट के बाद एक पेज भरना है, दीवार में चिपकाना है। 1 महीने जब तक टेस्ट अगला ना हो जाए तब तक दीवार में होना चाहिए और हर दिन नजर जानी चाहिए कि मैंने क्या क्या गलती करी। कभी कभी आपको हंसी, कभी कभी आपको लगेगा यार कितनी फुलिश मिस्टेक, कितनी हंसी आएगी आपको कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं। समझ रहे हैं बच्चों? तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया बायोलॉजी, स्पेशली बायो को हमने डिस्कस किया, जिसका आधा वेटेज है नीट के एग्जाम के अंदर। बिल्कुल सर। 50% वेटेज बायो का है, उसके मेन पॉइंट हमें डिस्कस किए हैं।
इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो भी हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, व्यूज के हिसाब से सर हम देखेंगे। Yes, अगर sir. बच्चों को पसंद आया, भर भर के कमेंट आए, व्यूज आए, तो हम अगला वीडियो फिर से लाएंगे और बच्चों को जितनी तरह से मदद हो सकती है नीट की 2026 क्रैक करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम पूरी मदद करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।